Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about privilege motion in the parliament. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में समझते हैं। देखिए हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, लोकसभा या राज्यसभा के लेजिस्लेटर्स या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लेजिस्लेटर्स हो, लेजिस्लेटर्स का पूरी तरह से खुल करके बिना किसी दबाव के खुल करके अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाना ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जाकर के एक फ्री एंड ओपन डिबेट हो पाएगा किसी भी डिस्कशन पे, तभी जाकर के अच्छे कानून बन पाएंगे। तो इसी कारण से टू एंश्योर दैट आवर लेजिस्लेटर्स, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, लेजिस्लेटर्स अपना ओपिनियन खुल करके रखें और फ्री डिबेट करें, इसके लिए कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, जहाँ पे जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो खुल करके आज़ादी इंजॉय करते हैं, प्रिविलेज इंजॉय करते हैं टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। और ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, दैट इज अवेलेबल टू आवर लेजिस्लेटर्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस एज वेल एज इन कलेक्टिव मैनर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक इकलौता अकेला एक लेजिस्लेटर, चाहे लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए हैं, अगर वो कुछ कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सो उसके बेसिस पे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता बाय एनी एजेंसी आउटसाइड द हाउस। ठीक है, हाउस के अंदर चेयरमैन या प्रेसिडेंट कुछ स्पीकर कुछ करते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन उन उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे उनके खिलाफ किसी कोर्ट में या कहीं पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे एक प्रिविलेज एंजॉय करते हैं लेजिस्लेटर्स, एट द सेम टाइम कलेक्टिव लेवल पे भी प्रिविलेज एंजॉय करते हैं लेजिस्लेटर्स। कलेक्टिव लेवल का मतलब है कि पूरे पार्लियामेंट ने मिलकर के अगर कुछ एक्शन लिया, उसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती इन एनी कोर्ट और एनीथिंग एल्स, कि आप पूरे पार्लियामेंट के खिलाफ, पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई केस चला दो, क्रिमिनल केस चला दो। फॉर एग्जांपल, आपने एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने मिलकर के एक बिल पास किया जिसके अंतर्गत कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लाया जाना है। उस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को डेवलप करते टाइम में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और 10-20 लोगों की जान चली जाती है। तो इसके लिए पूरे पार्लियामेंट के अगेंस्ट केस नहीं हो सकता। द पार्लियामेंट को कलेक्टिव तरीके से, या लेजिस्लेटर्स को, चाहे पार्लियामेंट में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, कलेक्टिव तरीके से इम्यूनिटी मिली है, राइट्स मिले हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे भी जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की राइट्स या इम्यूनिटी मिली है। इसी को कहा गया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वो पार्लियामेंट के लेवल पे इट हैज़ बीन मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 105, जबकि स्टेट लेजिस्लेटर्स के लिए इट हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 194। तो इसके अंतर्गत द लेजिस्लेटर्स एंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो उस फ्लोर पे खड़े होकर के जो भी कहते हैं, दैट वोंट बी काउंटेड एज एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट देम इन एनी, वो फ्लोर पे खड़े होकर के जो भी कहते हैं दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट देम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। दे आर गिवन फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अरेस्ट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। उनको लेजिस्लेटिव बॉडी के अंतर्गत अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नो मेंबर शैल बी अरेस्टेड इन ए सिविल केस 40 days बिफोर और आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। ये सब आप बेसिक पॉलिटी में पढ़ते होंगे। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेसेस। तो जैसे कि नॉर्मली हम और आप, हम कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नहीं है, तो हमारे पास ऐसे प्रिविलेजेस नहीं है। अगर किसी कोर्ट ने हमें एक विटनेस की तरह, गवाह की तरह कोर्ट में हाजिर होने को कहा है, तो वी विल हैव टू रीच देयर एंड बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन किसी भी लेजिस्लेटर को उस कोर्ट के अंदर विटनेस की तरह प्रेजेंट होने का ऑर्डर जो है वो कोर्ट नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस इन जनरल। हाँ, उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है, बट अगर वो नहीं आते हैं तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और पूरे लेजिस्लेटिव बॉडी को दे हैव राइट टू पनिश एनी मेंबर
और आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ देयर प्रिविलेजेस। सरल भाषा में मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ लास्ट पॉइंट को, कि मान लीजिए कि एक बार किसी अखबार ने कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ मेंबर्स के खिलाफ कुछ लिखा कि ये करप्ट हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने मिल करके एक प्रिविलेज मोशन पास किया, जिसके अंतर्गत उन पत्रकारों को जेल भेजा गया। बेसिकली द लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट have collectively the power to punish an individual or institution who breach their privileges। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के अंदर ये लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ करना, ऐसे शोरगुल मचाना, रकस क्रिएट करना, ये इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म कैन नॉट बी सेड टू बी मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड टर्म्स एज प्रेसिडिंग्स ऑफ द असेंबली। तो इसको आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अक्सर आप देखते हैं लोग ऐसे तोड़ फोड़ करते हैं, कोई कंप्यूटर तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में देयर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अरेस्ट इन सिविल केसेस। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी अरेस्टेड 40 days बिफोर और आफ्टर द adjournment ऑफ द हाउस। एंड क्रिमिनल केसेस में if a parliament is not in session or legislature cabinet minister can be arrested by a law enforcement agency in case of criminal case registered against him। तो क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है अगर द हाउस इज नॉट इन सेशन। ठीक है, तो ये हो गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सरल भाषा में द मेंबर्स एंजॉय अ लॉट ऑफ पावर और इम्यूनिटी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, इन ऑर्डर टू वर्क इन फ्री एंड फेयर मैनर विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, या दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं कि राइट्स मस्ट बी बैलेंस्ड विद ड्यूटी। तो अगर राइट्स को पूरी तरह से एब्सोल्यूट तरीके से अवेलेबल करा दिया जाए विदाउट बैलेंसिंग इट विथ ड्यूटी, तो वो राइट जो है वो डीजेनरेट हो जाता है इनटू लाइसेंस। दैट वी विल टॉक समडे लेटर। योर राइट इज आल्सो बैलेंस्ड बाय योर ड्यूटी। जैसे कि आपका अधिकार है कि आपको टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं, बट वो अधिकारों का मतलब तभी है जब आप अपनी ड्यूटी करें, ईमानदारी से घर पे नोट्स को रिवाइज करें और अगले दिन टीचर से सही तरीके से डाउट्स पूछें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एथिक्स में इस पे सवाल पूछा जा चुका है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड। राइट ऑफ समवन इज ड्यूटी ऑफ समवन एल्स एंड वाइस वर्सा। जैसे आपका राइट है कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है। एट द सेम टाइम मेरा भी राइट है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, तो वो आपकी ड्यूटी बन जाती है जो मेरा राइट है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। वही उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, दे एंजॉय अ लॉट ऑफ राइट अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। बट अगर वो अपने प्रिविलेजेस को मिसयूज करते हुए पाए जाते हैं, तो उस केस में उनके खिलाफ उसी बॉडी के अंदर जिसके अंदर वो प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, उस हाउस के अंदर उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। प्रिविलेज मोशन के लिए अगर लोकसभा में है तो स्पीकर को अप्रूव करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मेंबर ए है लोकसभा का, वो अपने प्रिविलेजेस को मिसयूज करता हुआ पाया जा रहा है, तो कोई दूसरा मेंबर भी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास ये रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है कि मेंबर ए ने अपने प्रिविलेजेस को मिसयूज किया है। उस केस में अगर स्पीकर इसको एडमिट कर लेते हैं, तो फिर मामला को रेफर किया जाएगा प्रिविलेज कमेटी को, विच इज अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटीज आपने जरूर पढ़े होंगे पॉलिटी क्लासेस में। तो अलग अलग तरह के पार्लियामेंट्री कमेटीज में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज का एक टाइप है प्रिविलेज कमेटी। तो अगर कोई भी मेंबर अपने प्रिविलेजेस को मिसयूज करता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन वो हाउस जिसका वो मेंबर है वो जरूर एक्शन ले सकता है। जैसे लोकसभा का मेंबर अपने प्रिविलेजेस को मिसयूज करता हुआ पाया जाएगा, तो लोकसभा उसके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन ला सकता है। तो प्रिविलेज मोशन के लिए लोकसभा के स्पीकर को पहले ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना होगा, फिर दैट मैटर विल बी रेफर टू अ प्रिविलेज कमिटी, एंड देन प्रिविलेज कमिटी विच इज जनरली अ 10 member कमिटी विल डिसाइड कि उस मेंबर के खिलाफ एक्शन लेना है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देन थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। ये जो करंट न्यूज है दैट इज फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा के ये दो मेंबर्स हैं, डेरेक ओ ब्रैन एंड राघव चड्ढा।
ये हाल फिलहाल में ये लोग स्ट्रॉन्ग तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जो है वो आ, मणिपुर वाले मुद्दे पे, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर वाले मुद्दे पे राज्यसभा में भी आकर के बहस करें। डेरेक ओब्रायन एंड राघव चड्ढा ऑफ कोर्स अपोजिशन पार्टीज के मेंबर हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में भी आकर के बहस करें मणिपुर के मुद्दे पे। और उस चक्कर में इन्होंने कई सारे ऐसे एक्शंस किए हैं जिसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का वायलेशन के तौर पे देखा जा रहा है। जैसे डेरेक ओब्रायन बार बार ट्विटर पे कुछ ऐसे वीडियोज या क्लिपिंग्स डाल रहे हैं जिसको राज्यसभा ने सेंसर किया हुआ है, या आप कहिए एक्सपंज किया हुआ है कि इसको रिमूव कर दिया जाए। तो जब भी राज्यसभा या लोकसभा का सेशन चलता है तो स्पीकर डिसाइड करते हैं, चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट को रखना है डिबेट डिस्कशन का, कौन सा पार्ट जो है अप्रोप्रिएट नहीं है उसको एक्सपंज कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो जो एक्सपंज सेगमेंट है जिसको चेयरमैन ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने एक्सपंज किया हुआ, उस सेगमेंट के वीडियो के या क्लिपिंग को डेरेक ओब्रायन बार बार अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल रहे हैं। जब भी डिलीट किया जा रहा है फिर डाल रहे हैं। वैसे ही राघव चड्ढा भी इस तरह के कुछ ऐसे इंटेंशनल या डेलिबरेट एक्ट कर रहे हैं, एंड ही इज पुटिंग मिसलीडिंग फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अब ये कुछ भी झूठ बोल दे, कुछ भी कर ले, इनके खिलाफ कोर्ट में एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर के राज्यसभा के फ्लोर पे खड़े होकर के ऐसी कुछ बातें कही हैं। लेकिन हाँ, राज्यसभा अपने आप में इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है बाय ब्रिंगिंग अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट देम, और वही हुआ है हाल फिलहाल में। एक प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है अगेंस्ट देम। द मैटर हैज बीन नाउ रेफर्ड टू प्रिविलेज कमिटी, एंड इफ प्रिविलेज कमिटी फाइंड्स देम गिल्टी तो हो सकता है इनको, इन दोनों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाए। तो जितनी बातें ध्यान रखनी है, पार्लियामेंट्री privileges are rights and immunities by MPs and MLAs, which is individually and collectively available. Article 105, 105 is for Parliament and 194 is for Legislative Assembly. Why it is needed? Because this ensures that legislators can effectively discharge their duty, and legislators enjoy freedom of speech while expressing their opinion on the floor of legislative body. फिर मैंने आपको बताया कि एथिक्स में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एथिक्स में जब सवाल आए इस तरीके का कुछ कि राइट्स मस्ट बी बैलेंस्ड विद ड्यूटी, तो वहां पे आप पॉलिटिकल सेंस में आप कह सकते हैं कि हाउ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर बैलेंस्ड विद पार्लियामेंट्री मोशंस, कि इफ ए लेजिस्लेटर इज फाउंड टू बी मिसयूजिंग parliamentary privileges, a privilege motion can be brought against that member in that legislative body. The next article is about room temperature superconductivity. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब समझिए, आपको पता ही है वैसे तो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मैटर। रेजिस्टेंस जैसे कि किसी दो एंड पे आपने जो भी वोल्टेज लगाया वो V है, V को आप डिवाइड करेंगे उस मैटर के रेजिस्टेंस से, देन इट विल गिव द करंट फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। इमेज की मदद से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैटर है, ये एक मेटल है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें कम वोल्ट में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम है। व्हेन R इज लो, इवन विद द लेस वोल्टेज, I विल बी हाई, गुड कंडक्टर। वहीं अगर इसके जगह पे, मेटल के जगह पे आप पेंसिल लगा दें तो इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, कि आप जो भी वोल्टेज लगाएंगे स्टिल इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास, आई विल बी जीरो। सो इसके लिए हम लोग कहते हैं पेंसिल इज अ पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर बिकॉज इट इज नॉट अलाउिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मूव थ्रू इट। And why it is not allowing electricity to move through it? Because it has high resistance. So it is poor conductor. This metal is good conductor. तो गुड कंडक्टर जो होते हैं उनका भी कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, और कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण, ऐसा नहीं कि जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। इन पेंसिल का तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी लगभग जीरो हो गई, लेकिन ये गुड कंडक्टर्स का भी अपना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। एंड दैट इज वाई जब इसका हम लोग रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, तो इनके ट्रांसमिशन में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल लॉस होता है, ट्रांसमिशन लॉस जिसको कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रेजिस्टेंस। कुछ तो रेजिस्टेंस है ही जिस कारण से ट्रांसमिशन लॉस होता है। अब जरा समझिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। आप सोचिए, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया, सुपर कंडक्टर्स उनको कहते हैं। ये था नॉन कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई था। ये है कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस रिलेटिवली कम है,
सुपर कंडक्टर विल बी वन जिसका रेजिस्टेंस जीरो के आसपास हो, यानी कि कम से कम वोल्टेज में भी हाई से हाई इलेक्ट्रिसिटी। तो सुपर कंडक्टर्स बेसिकली आर दोज दैट कैन दैट हैव almost zero resistance and that can conduct large amount of electricity from one place to another place without any transmission losses। तो इनको कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। लेकिन सुपर कंडक्टर्स का कैसा है कि ये कुछ ही एटम्स ऐसे हैं या कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टिविटी का फीचर एग्जिबिट करते हैं, एंड दैट टू इन अ पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जांपल मरकरी एग्जिबिट सुपर कंडक्टिंग कैपेबिलिटीज, नायोबियम टिन सुपर कंडक्टर, या लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड सुपर कंडक्टर। लेकिन ये सब सुपर कंडक्टर की तरह काम तभी करेंगे जब टेम्परेचर विल बी वेरी लेस, somewhere close to -200 डिग्री सेल्सियस, then they will act as a superconductor। दैट मीन्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनका एप्लीकेशन मीनिंगलेस हो गया। भाई आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने के लिए यहाँ पे -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे करोगे? आप चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो विथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन लॉस, इसके लिए आपको सुपर कंडक्टर इस्तेमाल करना है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स बनते हैं जब टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस हो, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू इन द रियल वर्ल्ड। दैट इज वाई सुपर कंडक्टर्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तक मीनिंगलेस है, खाली थ्योरिटिकल है। ऐसे सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, दे आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स, दे आर देयर थ्योरिटिकली। उनको बनाया भी जा सकता है लैब में, बट प्रैक्टिकली दे हैव नो सिग्निफिकेंस। 2020 में दूसरे तरह के सुपर कंडक्टर्स डेवलप किए गए। ये सुपर कंडक्टर्स हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर की मदद से डेवलप किए गए, जो रूम टेम्परेचर पे काम कर सकते थे 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि इनको इनफाइनाइटली हाई प्रेशर चाहिए, अल्ट्रा हाई प्रेशर, 2 मिलियन एटमोस्फेयर का प्रेशर चाहिए। सो फॉर दैट रीजन दे आर ऑल्सो नॉन प्रैक्टिकल। भाई यहाँ पे 2 मिलियन एटमोस्फेयर का प्रेशर कहाँ से लाओगे इसको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए, ताकि कम से कम ट्रांसमिशन लॉस हो वाइल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक के जो भी सुपर कंडक्टर्स बनाए गए लैब में, दे वेर ऑफ नो यूज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अब हाल फिलहाल में न्यूज निकल कर के आ रही है कि साउथ कोरिया के दो रिसर्चर्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जहां पे उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने रूम टेम्परेचर पे, रूम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सुपर कंडक्टर्स डेवलप कर दिए हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अभी ये पेपर खाली उन्होंने सबमिट किया है, अभी उसका रिव्यू होना बाकी है। तो यानी कि ये जो उन्होंने क्लेम किया है, इसका सब्सटेंशिएट होना बाकी है। लेकिन अगर ये सही साबित हो जाता है तो दिस वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ मैन का एंडेवर, क्योंकि उसके बाद हमारे ट्रांसमिशन लॉसेज जो हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगी, जिस कारण से हमें उतना सारा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितना अभी होता है। और उस केस में फिर हमें इतना सारा कोल नहीं बर्न करना होगा फॉर जनरेटिंग पावर, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। बट अब ये रिव्यू करना बाकी है कि क्या सच में सुपर कंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर। क्लेम किया है साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने, अभी उसका पीयर टू पीयर रिव्यू हो रहा है। बट इफ दिस प्रूव्स टू बी राइट, दिस कैन रिवॉल्यूशनाइज द एंटायर टेक्नोलॉजिकल स्पेस। इस तरह की डिस्कवरी के लिए तो आप कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये क्लेम सही है या नहीं। तो room temperature superconductivity, superconductors are those that have no electrical losses during transmission. Generally, they work under very low temperature, -200 degrees Celsius, like mercury, niobium, or they work under ultra high pressure, like mixture of hydrogen, carbon, and sulfur. Both of them are of no practical solution to transmission losses, क्योंकि real world में इनका कोई काम नहीं है. Current news is that the South Korean researchers claim to have developed superconductors at room temperature. इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, देखिए सरल सा स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये इनिशिएटिव है, ये स्कीम जिसके अंतर्गत हमारे देश के 1000 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा इन लाइन विथ न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली और अहमदाबाद के जो रेलवे स्टेशन हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, उसी के लाइन पे देश के 1000 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को डेवलप करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। क्या क्या प्रोविजंस लाए जाएंगे? तो रूफ प्लाजा टू बी क्रिएटेड, यानी कि दो स्टेशन के बीच में से
जो रूफ बनाया जाता है वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, शॉपिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। फ्री वाईफाई, 5G टावर, ये सब बनाया जा सकता है। स्पेशल एमिनिटीज फॉर डिसेबल्ड, कई सारे एमिनिटीज दी जाएंगी अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। न्यूज छोटा सा यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 508 स्टेशन पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च कर दिया इन फेज 1। उसमें से 56 स्टेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग कर रहे हैं, आउट ऑफ दिस 508 स्टेशन। एंड आउट ऑफ 56 रेलवे स्टेशन, 32 रेलवे स्टेशन बिलोंग टू आसाम, यानी कि आसाम के अंदर फर्स्ट स्टेज में अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम 32 स्टेशन आर बीइंग डेवलप्ड एज फार एज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अमृत भारत स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की इनिशिएटिव है। एम इज टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन। 1000 railway stations to be developed. First phase में 56 is being developed in Northeast, out of which 32 belongs to Assam. The next article is about Lok Kalyan Divas. This topic is important from our syllabus, GS Paper 5, Assam issues point of view. देखिए आज का दिन 5 अगस्त, दिस इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई जी, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी। और 5 अगस्त को हमारे स्टेट के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है आज लोक कल्याण दिवस। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में गोपीनाथ बोरदोलोई जी के ऊपर एक आर्टिकल आया है जिसमें हमने कई सारे इन्फॉर्मेशन जिससे निकाले हैं, दैट यू शुड बी नोइंग। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। मैट्रिकुलेटेड इन 1907, वैसे ये पूछेगा नहीं, आपको बस जानना चाहिए आउट ऑफ इंटरेस्ट। ही सिक्योर्ड एमए डिग्री फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1914 एंड लेटर ऑन ही स्टडीड लॉ एंड स्टार्टेड लीगल प्रैक्टिसेस इन गुवाहाटी। पॉलिटिकल लाइफ अगर आप उनका देखें तो 1922 में ही ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, तो सत्याग्रह मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया कई सारे। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही वाज अरेस्टेड आल्सो। 1933 में ही बिकेम द मेंबर ऑफ गुवाहाटी म्युनिसिपल बोर्ड। इतना डिटेल में रटना नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखो आप थोड़ा सा कि ही ऑलवेज डिमांडेड टू फॉर हैविंग अ सेपरेट यूनिवर्सिटी एंड सेपरेट कोर्ट फॉर असम। और उन्हीं के परसिस्टेंट एफर्ट्स के कारण हमारे स्टेट में सेपरेट यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बनाया गया और सेपरेट कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट बनाया गया। पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए तो आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देयर वाज प्रोविंशियल इलेक्शन इन आवर कंट्री, आपको पता है 1936 में, जिसमें असम के अंदर भी प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। लेकिन उस टाइम में गोपीनाथ बोरदोलोई जी हमारे स्टेट आसाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से स्टेट लीडर थे, वो जीत नहीं पाए, तो ही बिकेम लीडर ऑफ अपोजिशन और सरकार बनाई मोहम्मद सदौल्ला ने असम यूनाइटेड पार्टी की 1936 में। उस टाइम में प्रोविंशियल लेवल पे जिनकी सरकार होती थी उनके हेड को कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर, तो स्टेट लेवल पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो यू कैन से कि मोहम्मद सदौल्ला फ्रॉम असम यूनाइटेड पार्टी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम इन 1936। लेकिन 1938 में उनकी पार्टी ने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो कोलिशन वाली पार्टी थी, सरकार थी। कोलिशन टूट गया, पार्टी को रिजाइन करना पड़ा 1938 में, एंड दिस इज हाउ गोपीनाथ बोरदोलोई जी बिकेम पीएम ऑफ असम इन 1938। लेकिन 1940s में धीरे धीरे जब मुस्लिम लीग अलग देश पाकिस्तान का डिमांड को इंटेंसिफाई करने लगा तो असम में मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद सदौल्ला। मोहम्मद सदौल्ला ने बंगाल से, ईस्ट बंगाल से खासकर कई सारे मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर्स को आकर के ला करके आसाम के अंदर रीसेटल कराना शुरू किया इन होप कि आसाम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाए, जिस कारण से कभी भी जब पार्टीशन हो इंडिया का इनटू टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसमें आसाम जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो एक तरफ गोपीनाथ बोरदोलोई जी बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑपोजिशन में जाने के बाद मोहम्मद सदौल्ला को ये बात समझ आ गई है कि उनकी सरकार इन जनरल तो जीत करके नहीं आ सकती क्योंकि गोपीनाथ बोरदोलोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आसाम के अंदर, तो वही रहेंगे आगे भी लीडर। तो मोहम्मद सदौल्ला ने फिर दिमाग लगाना शुरू किया, कम्युनल पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया कि क्यों ना मुस्लिम लोगों को लाके सेटल कराया जाए और आसाम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा दिया जाए, ताकि अगर कभी बंटवारा हो इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि 1940 से तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को तेज कर दिया था। तो आसाम के अंदर मोहम्मद सदौल्ला लग गए थे काम में मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, बट गोपीनाथ बोरदोलोई वाज तो वेरी पॉपुलर। तो मोहम्मद सदौल्ला के तमाम जो एक्शंस हैं, तमाम इनिशिएटिव्स वो भी फेल हो गए।
बाद में 1947 में माउंटबेटन प्लान दिया गया। माउंटबेटन प्लान में बोला गया कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, तो जहाँ जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे रेफरेंडम होगा। तो उसी बेसिस पे आई एम सो सॉरी, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे वोटिंग होगी। तो बंगाल और पंजाब में तो वोटिंग हुई बाय देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे फैसला किया गया, खासकर बंगाल में और पंजाब में द पार्टीशन हैपेंड बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। लेकिन मोहम्मद सदौल्ला ने काफ़ी सारी कोशिश की। वोटिंग यहाँ पे क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने वोट किया था बेसिकली कि वो हिस्सा रहना चाहते हैं इंडिया का कि नहीं रहना चाहते हैं। एनी साइड इफ डिसाइड कि हाँ वो पार्टीशन चाहते हैं तो उस बेसिस पे पार्टीशन हो जाता। दिस वाज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एज वेल एज द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इस तरीके से बंगाल का और पंजाब का तो बंटवारा हो गया और इससे बन गया पाकिस्तान, जिसको हम लोग उस टाइम में कहते थे वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बन गया बांग्लादेश। लेकिन मोहम्मद सदौल्ला ने काफ़ी कोशिश की कि आसाम के अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा दिया जाए, जिस कारण से आसाम का भी पार्टीशन हो जाए। लेकिन गोपीनाथ बोरदोलोई जी इतने पॉपुलर लीडर थे आसाम से कि आसाम के अंदर उन्होंने लोगों को इतना कन्विंस कर दिया और इतना उनको कन्विंसिंग तरीके से समझाया कि पीपल ऑफ आसाम रिजेक्टेड इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ रेफरेंडम ड्यूरिंग 1947 माउंटबेटन प्लान, कि हमारे यहाँ जरूरत भी नहीं है रेफरेंडम कराने की, वी आर इन अनडिस्प्यूटेड मैनर पार्ट ऑफ इंडिया। तो दैट वाज द पॉपुलरिटी ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई। तो दैट इज वाई, क्योंकि वो इतने पॉपुलर लीडर थे, लोगों को इतना स्ट्रांग तरीके से कन्विंस कर सकते थे कि हमारे स्टेट के लोगों ने किसी रेफरेंडम की जरूरत को भी रिजेक्ट कर दिया। असम में कोई रेफरेंडम हुआ भी नहीं था फॉर दैट रीजन। इसी कारण से गोपीनाथ बोरदोलोई जी को टाइटल मिला है लोकप्रिय होने का। तो लोकप्रिय का टाइटल दिया उस वक्त के गवर्नर ऑफ असम जयराम दास दौलत राम ने। एंड गोपीनाथ बोरदोलोई जी डाइड ऑन 5 अगस्त 1950 एट द एज ऑफ 60। और इसी दिन को हमारे स्टेट में दो दैट इज डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज लोक कल्याण दिवस इन असम। उनको बाद में 1999 में पोस्ट ह्यूमसली मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो ये जो लोक कल्याण दिवस है हमारे स्टेट के अंदर 5 अगस्त, उस दिन स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं आसाम के अंदर, उनको अवार्ड देती है असम सरकार उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, टू ऑनर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव डिलीजेंटली फॉलोड द आइडियल्स ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई। लोक कल्याण दिवस के दिन लोक सेवा अवार्ड और कर्मश्री अवार्ड दिया जाता है। तो आज के दिन दिया गया होगा, अखबार में आएगा कल परसों तक, मंडे तक हम लोग इसको कवर करेंगे किन किन लोगों को कर्मश्री अवार्ड मिला है। 5 अगस्त डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई। ऑन दिस डेट लोक सेवा अवार्ड एंड कर्मश्री अवार्ड इज गिवन टू द पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम असम। टाइटल ऑफ लोकप्रिय वाज गिवन बाय द गवर्नर ऑफ असम जयराम दास दौलत राम। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वोयाजर 2 स्पेसक्राफ्ट, उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट इज 3 ओनली। एंड इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे बाय एलिमिनेशन मेथड। आप थोड़ा सा भी गेस करते तो आप समझ जाते कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो रेगुलेशन है वो आरबीआई ना करके सेबी करती होगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, वैसा होते ही करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।